गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर हम जो ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर एंटीना से यानी रेडियो प्रेक्षित से, ठीक है, रेडियो स्टेशन से या रेडियो ट्रांसमीटर से, तो वो जो है पृथ्वी की सतह पर किसी रिसीवर तक किन विधियों से या किन किन मेथड से होके जाता है। तो टॉपिक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण कैसे हो रहा है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में कि हम देखते हैं, एक बार देखिए, इसको पढ़ देती हूँ। वायुमंडल में रेडियो तरंगों के संचरण का उपयोग क्या कैसे हो रहा है? दूर संचार में किया जाता है। जो वायुमंडल से हम करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? रेडियो तरंगों का संचरण दूर संचार के लिए कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें जो लॉन्ग डिस्टेंस के अलावा भी हमको पृथ्वी पर भी तो देखना है। तो पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर स्थित रेडियो तरंगों का जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, उसके लिए जो 3 मेथड्स है वो क्या है? भू तरंग संचरण, व्योम तरंग संचरण और क्या है तीसरा? आकाश तरंग संचरण। भू तरंग संचरण को ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन कहते हैं और व्योम तरंग संचरण को स्काई वेव प्रोपोगेशन कहते हैं और आकाश तरंग संचरण को हम बोलते हैं स्पेस वेव प्रोपोगेशन। क्लियर? वो तीनों जो है छोटे छोटे स्मॉल क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं कि भूतरंग संचरण क्या है, व्योम तरंग संचरण क्या है, आकाश तरंग संचरण क्या है। थ्योरेटिकल पार्ट्स है तो इसको थोड़ा समझ लीजिए, याद करने से ही काम नहीं चलेगा। ठीक है, भूतरंग संचरण जो होती है कि इसमें रेडियो तरंगे, अभी तक तो क्लियर हो गया होगा रेडियो तरंगे क्या है। रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह के अनुदिश ही चलती है, मतलब भूतरंग संचरण ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। इससे समझ में ही आ रहा है कि पृथ्वी के सतह के अकॉर्डिंग ही ये तरंगे क्या होगी? मूव होगी, आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? भूतरंग संचरण। बस एक लाइन का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप कैसे समझेंगे? मान लिए पृथ्वी का सतह इस जो है ये पृष्ठ है, सतह है। ठीक है, यहाँ पर एक एंटीना है, विदाउट एंटीना तो कुछ रिसीव होगा नहीं, ना ही कोई कुछ प्रेक्षित होगा कोई सिग्नल। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसमीटर एंटीना है, ये रिसीवर एंटीना है। ठीक है, यहाँ से जो ट्रांसमिट हो रही है सिग्नल्स, रेडियो वेव, वो कैसी होगी? पृथ्वी के सतह के अनुदिश, मतलब समानांतर क्या होगी? इस तरह से ये वेव क्या हो जाएगी? प्रोपोगेट होगी। क्लियर? तो भूतरंग संचरण में क्या कैसे प्रोपोगेट हो रही है सिग्नल्स? पृथ्वी की सतह के समानांतर। ठीक है, पर इसमें कुछ तो डिसएडवांटेज होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी कि ये भूतरंग संचरण को ही हम नहीं रखे, आगे व्योम और आगे आकाश तरंग संचरण की भी बात की है। ठीक है, तो भूतरंग संचरण जो है क्या हो रही है? पृथ्वी की सतह के समानांतर क्या हो रही है? प्रोपोगेट कर रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है। ठीक है, तो भूतरंग संचरण जो है 1.5 मेगा हर्ट्ज आवृत्ति से नीचे की आवृत्तियों तक ही सीमित रहती है। इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, जो रेंज की बात कर रहे थे हम लोग पहले, जो रेंज बताए थे, इसका जो रेंज है 1.5 मेगा हर्ट्ज से कहाँ तक है बेटा? उसके नीचे की आवृत्ति तक, इसके ऊपर वो नहीं कर सकता है, मतलब सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकता है। ठीक है, तो भूतरंग संचरण इसके लिए हम लोग आगे किसकी बात कर रहे हैं? व्योम तरंग संचरण। तो भूतरंग संचरण के लिए कुछ संबंधित तथ्य जो बोलते हैं कि क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। ठीक है, तो एक बार मैं बता दे रही हूँ, पृथ्वी की सतह क्षैतिज ना होकर क्या होती है? वक्री होती है। हम बात तो करते हैं क्षैतिज सतह से, पर होती कैसी है? वक्री होती है। अतः इस विधि द्वारा रेडियो तरंगे अधिक दूरी तक क्या होती है? संचरित नहीं हो पाती है। इस प्रकार अल्प दूरी तक प्रसारण के लिए ही हम क्या कर सकते हैं? भूतरंग संचरण का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन है, क्या ज़्यादा दूरी तक हम क्यों नहीं कर सकते? जो क्योंकि ये पृथ्वी की सतह से हो रही है। पृथ्वी की सतह जो है क्षैतिज नहीं है, वक्री है। वक्री होने के कारण इसमें जो सिग्नल्स है ज़्यादा दूर तक हम नहीं भेज सकते, इसीलिए इसमें कम दूरी तक के सिग्नल्स को ही भेजा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद जो है इसकी आवृत्ति जो है भूतरंग संचरण का अधिकतम परास प्रेक्षित तरंग की आवृत्ति तथा प्रेक्षित की शक्ति पर निर्भर करता है।
प्रेक्षित मतलब जो जहाँ से हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं। भू तरंग संचरण सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? उस पे डिपेंड करता है जो एंटीना है जहाँ से सिग्नल आ रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, उसका पावर क्या है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। ठीक है। तीसरी बात जो है, इस संचरण के लिए क्या है, लंबे एंटीना की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस एंटीना को पृथ्वी के पृष्ठ पर या इसके बहुत पास ही लगाया जाता है। ठीक है। तो जो भू तरंग संचरण को हम लोग यदि या कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, हम कहीं पर इसको अपने काम के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, इन बातों को। क्लियर। तो नेक्स्ट जो है व्योम तरंग संचरण। व्योम तरंग संचरण जो होती है आयन मंडल से ही एक तरह से रिलेटेड है। आयन मंडल को मैं फिर से एक बार लास्ट में समझा दूंगी। वे रेडियो तरंगे जो आयन मंडल में परावर्तित होकर विभिन्न स्थानों पर पहुंचती है, व्योम तरंग कहलाती है। क्या बताया गया है? रेडियो तरंगे जो आयन मंडल से परावर्तित होकर विभिन्न स्थानों तक पहुंचती है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी की सतह में ही हम रेडियो तरंगों को किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं या भेज सकते हैं। क्लियर। तो उसके लिए जो है आयन मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जो पहुंचती है वो क्या कहलाती है? व्योम तरंग। आयन मंडल के बाद यदि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी या सुपर हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, तो वो तो उसके लिए क्या लगेगा? सैटेलाइट। ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा ही होगा। क्लियर। तो व्योम तरंग संचरण ये है। व्योम तरंग संचरण में हम कहाँ से कहाँ तक का फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं बेटा? 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। ठीक है। आप इसके पहले ग्राउंड में जो देखे थे उसमें कितना था? 1.5 मेगाहर्ट्ज। क्लियर। तो इसके लिए हम 3 मेगाहर्ट्ज और से 30 मेगाहर्ट्ज के बीच की बात करते हैं। इसके बाद का जो होगा हाई रेंज, उसको ये क्या करेगा? व्योम तरंग संचरण की सहायता से हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। क्लियर। तो व्योम तरंग संचरण का जो बैंड है, जो बैंड विड्थ बताई थी, वो किस टाइप का रहता है? लघु बैंड। ठीक है। शॉर्ट वेव बैंड। ठीक। तो व्योम तरंग संचरण में जो है आयन मंडल क्या है, ये तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर अन्य स्थानों पर पहुंचती है, जो अभिग्राही द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। आयन मंडल से परावर्तित होने के कारण इन तरंगों को क्या कहते हैं? हम आयन मंडली तरंग भी कहते हैं। यदि व्योम तरंग के बदले पूछ दिया आयन मंडली तरंग किसे कहते हैं, तो आप वही लिखोगे आयन मंडल से परावर्तित हो रही है। ठीक है। आयन मंडल से कहाँ तक परावर्तित हो रही है? 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक। इस कारण इसको आयन मंडली तरंग भी हम लोग कहते हैं। क्लियर। तो ये आयन मंडली तरंग के बाद मैं आगे आपको बता रही हूँ आकाश तरंग। व्योम तरंग संचरण के लिए भी कुछ बातें जरूरी है। व्योम तरंग संचरण में जो बातें जरूरी है वो क्या है? लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण में व्योम तरंगों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑब्वियसली जब क्या बोलते हैं, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन की से काम नहीं चला, तो व्योम तरंग क्या करेगा? अधिक दूरी तक रेडियो प्रसारण में काम आएगा। इस विधि द्वारा रेडियो तरंगों को पृथ्वी के चारों ओर किसी भी स्थान तक हम प्रेषित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वेव से तो कर नहीं पाए। ठीक है। आयन मंडल 30 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की रेडियो तरंगों को क्या करता है? मोड़ देता है, किंतु पृथ्वी की ओर परावर्तित नहीं करता। 30 से ज़्यादा हुआ तो क्या करेगा बेटा? उसको क्या है? पृथ्वी की ओर परावर्तित नहीं करेगा। ये सारे किसके कंडीशन है? व्योम तरंग के। लास्ट हम देखते हैं आकाश तरंग। ठीक है। आकाश तरंग क्या है? आकाश तरंग जो है बेटा, ये जो है वे तरंगे जो प्रेक्षक एंटीना से सरल रेखा में चलकर या संचार उपग्रह से परावर्तित होकर अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है, आकाश तरंग कहलाती है। स्पेस वेव प्रोपोगेशन। ठीक है। मतलब इसमें जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये है आकाश वेव तरंग संचरण के लिए। यहाँ पर एक एंटीना है, यहाँ एक एंटीना है, या ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। परंतु यहाँ से जो सिग्नल्स गई रेडियो तरंगे, वो कहाँ से किससे परावर्तित होगी? पहले इसके पास संचार उपग्रह, सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही बोलेंगे इसको, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से होते हुए फिर वो कहाँ जाएगी? अभिग्राही तक। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? आकाश तरंग संचरण। तो
तो आकाश तरंग संचरण किस स्टेज में काम आता है बेटा? आकाश तरंग संचरण जब व्योम तरंग भी काम नहीं आई, व्योम तरंग क्या करी, 30 से ज़्यादा को तो पृथ्वी पर परावर्तित नहीं की, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आकाश तरंग संचरण का उपयोग करेंगे। आकाश तरंग संचरण में संचार उपग्रह की सहायता से जो ट्रांसमिट हो रहा है सिग्नल्स, वो संचार उपग्रह की सहायता से परावर्तित होता है, फिर वो क्या करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है। ठीक है, तो इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि इससे बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे ही परावर्तित होगी। ठीक है, तो इससे जो परावर्तित तरंगे होगी वो किस टाइप की होगी, हाई, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो बताया गया है कि इसमें भी सेम वही बातें हैं। आकाश तरंग संचरण में प्रयुक्त एंटीना का साइज अपेक्षाकृत क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि हम बीच में क्या यूज़ कर रहे हैं, संचार उपग्रह। ठीक है, संचार उपग्रह उपयोग करने के साथ ही ये जरूरी नहीं है कि इसकी साइज़ यदि मान के चलिए 20 मीटर है तो इसकी साइज़ भी 20 मीटर हो, दोनों की ऊंचाई समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, टेलीविज़न प्रसारण, माइक्रोवेव लिंक, उपग्रह संचार आदि में आकाश तरंग संचरण का क्या होता है, यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आकाश तरंग संचरण के लिए है। तो अभी हम देख चुके हैं 3 प्रकार का जो संचरण है। पहला क्या संचरण है कि भू तरंग संचरण, दूसरा व्योम तरंग संचरण, तीसरा आकाश तरंग संचरण। इसके बाद में आप लोगों को एक बार फिर से आयनमंडल और उससे रिलेटेड जो रेडियो तरंगें प्रसारित हो रही है वो बता देती हूँ एक बार। मान के चलिए पृथ्वी की सतह है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 65 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैंने एक परत बनाई, उसके ऊपर जो है सारे क्या है, आयनमंडल। ये मान के चलिए वायुमंडल का अंतिम छोर है। ठीक है, इस छोर तक आयनमंडल है। ठीक, यहाँ पर कोई एंटीना है, प्रेक्षित एंटीना, यहाँ पर रिसीवर एंटीना है। जब यहाँ से किरणें जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, माध्यम क्या होगा, सघन, यहाँ पर माध्यम क्या होगा, विरल। क्लियर, यहाँ माध्यम विरल होगा, तो यहाँ पर घनत्व कम हो गया, यहाँ पर घनत्व ज़्यादा हो गया। अब जब रेडियो तरंगे यहाँ से निकली, रेडियो तरंगे यहाँ इस एंटीना से निकली, तो इस यहाँ पर आके टकराई, तो क्या होगी, ये सीधा अभिलंब बना। अभिलंब से क्या होगी, थोड़ी सी दूर हटेगी। यहाँ पर मान के चलिए दूसरी परत। ठीक है, दूसरी परत पे फिर अभिलंब है, अभिलंब से अब सीधा निकलना चाहिए उसको, फिर वो क्या होगी, थोड़ी सी दूर हट गई, थोड़ी सी दूर हट गई, तो मान लीजिए चलिए यहाँ पर तीसरी परत, ये हो गया, तो और थोड़ा सा वो क्या होगी, झुक जाएगी, सीधा ना निकल के और अभिलंब से दूर हटेगी, मान के चलिए ये हो गया। तो इस स्टेज में क्या होता बेटा, ये तो जो थी आपतित किरण थी, आपतित किरण क्या हो जाएगी, क्रांतिक कोण के से ज़्यादा हो जाती। एक स्थिति ऐसी आती है जब वो क्या होगी, नीचे परावर्तित हो जाती है। इस तरंग को ही क्या बोला गया था, व्योम तरंग। यही क्या था, व्योम तरंग। जब आयनमंडल से परावर्तित हुई किरणें, दिस इज व्योम तरंग। ठीक है, ये हो गया आपका व्योम तरंग। तो इस तरह से कैसे वो परावर्तित हुई, ये सारा कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश की, अभिलंब से दूर हटी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उस किरण में किरणें क्या हो गई, विद्युत चुंबकीय तरंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई, पृथ्वी पर आप वापस आ गई, परंतु वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और इसको क्या बोलते हैं, अति उच्च आवृत्ति, UHF को परा बोलते हैं, परा उच्च आवृत्ति, SHF को बोलते हैं सुपर उच्च आवृत्ति की तरंगों को आयनमंडल कभी परावर्तित नहीं करता। इसके लिए हमको क्या लगता है, संचार उपग्रह। क्लियर, तो संचार उपग्रह की आवश्यकता होती है। तो ये था, एक बार फिर से मैंने आपको बताया है आयनमंडल किस तरह से रेडियो तरंगों का प्रसारण करता है। ठीक, तो इसमें भी मैंने आपको जो परत बताया था, उस परत को कैसे फिर से एक बार बता देती हूँ। मान के चलिए यहाँ पर जितने परतें थे वायुमंडल की, विभिन्न परतें, तो ये DE, F1, F2 बता दिया। यहाँ सबसे नीचे वाली परत से क्या होगा, लो फ्रिक्वेंसी ही परावर्तित होगी, उसके ऊपर थोड़ी हाई, उसके ऊपर थोड़ी और हाई, उसके ऊपर पूरी तरीके से जितनी हाई फ्रिक्वेंसी है वो पूरी परावर्तित हो जाएगी। परंतु इसके ऊपर जो होगी VHF, ठीक है, और क्या होगी UHF, देन SHF, ये परावर्तित होगी। इसके परावर्तन के लिए हमको क्या लगता है, संचार उपग्रह। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो थ्योरेटिकल कम्युनिकेशन का पार्ट था कि ये रेडियो तरंगों का संचरण किस टाइप से हो रहा है, वो यहाँ तक है। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।